अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.5 स्टडी करना है, जो कि हमारा था मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब ये एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप कॉमन एग्जांपल्स को देखें, डेली लाइफ एग्जांपल्स को देखें, तो हमने नोटिस किया हुआ होता है कि अगर आपके हाथ में कोई बॉल है और आप इस बॉल को अपने हाथ से वर्टिकली अबव फेंकते हैं तो वो बॉल सर्टेन हाइट पर जाती है। वो बॉल कितनी हाइट पर जाती है ये डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई है। अगर आप हल्का सा बॉल को यूँ हिट करते हैं तो वो थोड़ी सी हाइट पर जाकर नीचे मूव करती है, लेकिन अगर आप ज़रा थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगाकर यूँ बॉल को मूव करते हैं तो बॉल पहले के मुकाबले में ज़्यादा हाइट कवर करती है और नीचे मूव करके आती है। तो हम कहते हैं कि यूनिवर्स में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो ज़मीन की तरफ मूव करके आता है। ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़मीन की तरफ मूव करके आना है, हम कहते हैं ये अर्थ के अंदर मौजूद फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अबव फेंकते हैं और वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से ज़मीन की तरफ वापस आता है तो उसे हम कहते हैं दैट इज़ अ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे हाथ में बॉल थी, बॉल को आपने ऊपर फेंका, जिस पॉइंट पर आपने बॉल को ऊपर फेंका उसे हम कहेंगे उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई है। जितनी भी वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड से आपने इसको ऊपर फेंका, ठीक है। जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो हम कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट उसने जितनी भी हाइट कवर करनी होती है उस मैक्सिमम हाइट पर जाकर भले वो 1 सेकंड के लिए रुकता है, लेकिन रुकता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी वी एफ होती है। और जब ऑब्जेक्ट रुक जाता है, रेस्ट स्टेट में आ जाता है, तो हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, ठीक है। और फिर वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे, अब देखिए वहीं पर जाकर ऑब्जेक्ट खड़ा नहीं हो जाता, वापस नीचे की तरफ मूव करता है, तो वो ऑब्जेक्ट का वापस नीचे की तरफ आना होता है। इसे हम कहते हैं ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वापस आ रहा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिहेव करता है एज अ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का मतलब क्यों कि वो खुद ब खुद फ्रीली मूव करके नीचे ज़मीन की तरफ आ जाता है, जिसको हम फ्री फॉल ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका किसी भी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में एक बॉल है और आपके हाथ में एक कोई भी बड़ी सी चीज़ है, कोई भी आयरन की बनी हुई बॉल है, तो आप कंपेयर करने लगें कि उनमें से कौन सी चीज़ नीचे आएगी, तो देखें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी। क्यों सेम होगी? बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के साथ कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, एक बात या एक पॉइंट वो आपकी बुक में लिख रहा है कि अगर आप किसी भी हैवियर मास वाले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो उस केस में हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। अब एयर रेजिस्टेंस क्या होती है कि हम कहते हैं कि जी किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में आप मूव करवा रहे हो तो एयर की तरफ से उसके ऊपर जो एक अपोजिंग फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन या एयर ड्रैग का आप नाम दे रहे होते हैं। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, 9th क्लास की बुक को आगे चैप्टर्स में पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैंने जो लफ्ज़ आपके सामने बोले ये ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत बेसिक्स है, तो आप बस इतना याद रखें कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा होता है तो उसको एयर की तरफ से जो एक फ़ोर्स लगती है उसके ऊपर, जो फोर्स उसके मोशन को डिक्रीज़ कर रही होती है, कम कर रही होती है, उसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। सो मेन बात यहाँ पर क्या थी कि जो हैवियर मास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें हम इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ख़त्म हो जाती है। निगलेक्ट करने का मतलब है कि हम अपनी आसानी के लिए उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे होते और वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की तरफ मूव करके आ जाता है। इसी बात को वो आपकी बुक में यूँ एलेबोरेट कर रहा है कि आपकी बुक का पेज नंबर 48 है और सेकंड पैराग्राफ में लिख रहा है कि फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज़ निगलेक्टेड। However, if we drop a small piece of paper and coin, the coin will fall faster than a sheet of paper due to air resistance as shown in the figure. However, when the air is removed, the coin and the paper will experience the same acceleration due to gravity and both the coin and the paper will fall at same rate. अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो कह रहा है कि अगर जो है ना वो आप एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं तो फिर जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो सेम एक्सेलरेशन की वजह से नीचे आते हैं, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बाज़ बुक्स में इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। और फिर आपको इसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे ज़मीन की तरफ मूव करके आ रहा है यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव जी होगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करके जा रहा होता है यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करके आ रहा होता है
तो इन दैट केस जो उसकी एक्सेलरेशन है उसके साथ हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हुए नेगेटिव साइन लगाते हैं, यानी कि नेगेटिव 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इस केस में जब वो अर्थ की तरफ मूव करके आ रहा होता है तो फिर हम उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं, पॉजिटिव 9.8 मीटर्स पर सेकंड। तो ये जो इसका फिगर नंबर 2.11 से नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें उसने ये बात आपको लिख कर बताई है। ये बड़ी बेसिक सी जनरल सी बात थी, बस इसमें याद करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड कांस्टेंट होती है हर जगह के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए।